हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, आपका स्वागत है विजन आईएएस की अक्टूबर मंथ की इस सीरीज़ में। मैं प्रसन्ना वर्मा 2023 मतलब आपके सामने इसका पार्ट नंबर 12 लेकर आई हूँ, जिसमें हम इन्वायरमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो देखिए, एनवायरनमेंट का टॉपिक है और सबसे पहला जो हम इसके अंदर टॉपिक करने वाले हैं वो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस का। क्या है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस? देखिए, न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने यहाँ पे मिल के एक रिलीज़ करी अपनी फर्स्ट बाइनियल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जिसका टाइटल था ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड। तो अब बात उठती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस का मतलब क्या होता है। मैम पहले ये बता दीजिए। देखिए समझिए, इसमें आती हैं कुछ चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिलियंस दोनों का मतलब जानिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर यूनाइटेड नेशन ने ऐसे डिफाइन करा है कि ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, फैसिलिटी हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है, कुछ और असेट्स हो सकते हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे, और ऐसी सर्विसेज जो बहुत ज़रूरी हैं सोशल और इकोनॉमिक फंक्शनिंग के लिए किसी कम्युनिटी की या किसी सोसाइटी की। और रेजिलियंस मतलब, रेजिलियंस एक ऐसी एबिलिटी हो गई जिससे प्रिवेंट करा जा सकता है, रेजिस्ट मतलब रोका जा सकता है या एब्जॉर्व करा जा सकता है, अडेप्ट या रिस्पॉन्ड करा जा सकता है या कवर करा जा सकता है पॉजिटिवली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो जब कब करा जा सकता है ये सब? व्हेन फेस्ड विद अ वाइड रेंज ऑफ रिस्क वाइल मेंटेनिंग एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। आप सही से अगर चल रहे हो, चीज़ें काम कर रहे हो, तो एक बहुत बड़े रिस्क को आप रोक सकते हो, छोटे टर्म में ऐसे समझो। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस में क्या चीज़ें आ रही हैं। रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है असेट रेजिलियंस और सर्विस रेजिलियंस, ठीक है, इस तरीके से दोनों मिलके ये बना। और उसके नीचे आता है कि भाई कैसे आएगा ये दोनों यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नेंस है वो इन दोनों को देख रही है, ठीक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस ये क्या है? वो है यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिए है और सिस्टम रेजिलियंस के लिए है, और ये सरकार क्या कहती है? फिस्कल रेजिलियंस देती है, और ये दोनों भी है जो फिस्कल रेजिलियंस के से कनेक्टेड होते हैं। तब इसके डायमेंशन को समझिए, क्या है क्या नहीं है। देखिए, जो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एब्जॉर्व कर पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए और रिकवर कर पाए खतरों से, इवेंट से, शॉक से। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस है, जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया, ये वैसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है और ज़्यादा बड़े लेवल पे सोशल और इकोनॉमिक या सिस्टमैटिक रेजिलियंस को बिना जनरेट करे या एक्यूमुलेट करे, इकट्ठा करे कोई नए सिस्टमैटिक रिस्क को लेकर आए। उसके अलावा ही जो है सपोर्ट करता है ब्रॉडर सोशल और इकोनॉमिक या सिस्टमैटिक रेजिलियंस को। तो अब बात आती है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क एंड द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। ठीक है, क्या है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, क्या है और क्या ज़रूरत है इस इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की। तो सबसे पहले तो देखिए ऑब्सोलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, बहुत सारे देश, खासकर वो सारे जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ही इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, ऐसे देश की ज़रूरत है कि जो पुराने ऑब्सोलीट हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को अब रिप्लेस करने की जो है नौबत आ गई है। दूसरा, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि लोअर इनकम कंट्रीज़ में है, ये जो है यहाँ पे कम होता है ना, मतलब ये यहाँ पे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स, कमियाँ देखने को मिलती हैं। और ये क्या होता है, अब कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस अच्छी है नहीं, तो इससे ये कमियाँ और बढ़ती हैं। प्लानिंग डिज़ाइन बढ़िया नहीं है, स्टैंडर्ड्स बढ़िया नहीं है, इनफेक्टिव रेगुलेशन है, कंप्लायंस है और लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि कैरेक्टराइज्ड है करता है ये सब। क्या किसकी क्वालिटी है? एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस की क्वालिटी है। अच्छा, सिस्टमिक रिस्क क्या होता है? देखिए, ऐसा रिस्क जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया, तो ये आप मान सकते हो कि ये एक एग्जिस्टेंशियल है, रहेगा, है ना। और ये जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी हैबिटेबिलिटी है, प्लैनेट रह रहे हैं, प्लैनेट के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो पूरी सभ्यता है, उसको एक खतरा है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ये कहता है कि भैया फटाफट से जो कार्बन लॉक्ड है इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना, इसको लो, ज़ीरो या नेगेटिव एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे जो है
करो, ठीक है। फिर आई बात डेवलपमेंट बेनिफिट्स की, तो इसमें क्या आता है कि इन्वेस्टेड आपको जो है इन्वेस्ट करना है ताकि कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस है और मजबूत हो, अच्छे जो है कंट्रीज़ जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, है ना, क्वालिटी हो बढ़िया, डिपेंडेबल एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड हो पाए, रिड्यूस डैमेज हो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को, ये जो आपका सिस्टमिक रिस्क है ये कम हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे हो सकें। फिर आई बात डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। देखिए, रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत होती है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस के लिए, वो एटलीस्ट एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में यहाँ पे सेट करे जाएं ग्रेटर दैन करेंट इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर हो और वो एक ही तरीके का, मतलब उतना ही पैसा लगातार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ऐसी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की। साथियों, रीसेंट एस्टिमेट जो एनुअल इन्वेस्टमेंट के हैं वो दिखाते हैं एड्रेस करना इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को, और आपका जो है मतलब ये सीधा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इसीलिए पूरा नहीं करा जा पा रहा है, या फिर नेट ज़ीरो एमिशन भैया हमें करना है बाय 2050। तो ये इतना अगर हम देखें तो करीब खर्चा 9.2 ट्रिलियन का है, और आगे आने वाले सालों में ये माना जा रहा है कि सिर्फ 4 कंट्री जिसमें जो चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए, यही सिर्फ 50% टोटल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का देने वाली हैं, ठीक है। तो मतलब ये अकाउंट करेंगी, समझ लो इनके ऊपर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NBIS। ये क्या होती हैं? ये ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक साथ प्रोटेक्ट भी करती हैं और प्रोवाइड भी करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, अडेप्ट करती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए भी, और प्रमोट करती हैं इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को और बायोडाइवर्सिटी को, साथ में सोशल वेलबींग भी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, इस समझिए, इसे वाइडली अडॉप्ट करा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है रेजिलियंस को और मजबूत बनाने में। अब यहाँ पे समझिएगा, सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। NBIS का यूज़ करा जा सकता है कम्प्लीमेंट के लिए, सब्सटीट्यूट या सेफ गार्ड करने के लिए जो पुराना ट्रेडिशनल ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए ये एक ऐसा अच्छा शिफ्ट होगा जिसमें हम कह सकते हैं बिल्डिंग विद नेचर। सस्ती है, इसकी जो कॉस्ट है ऑन एवरेज सिर्फ 51% होती है ऑन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इससे जो है कार्बन एमिशन कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ साइकिल में अगर हम देखें तो एमिशन कार्बन के कम होंगे, तो इससे क्या होगा कि विच विल इनेबल अवॉइडिंग लैंड यूज चेंज एंड एक्सटेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ स्पैन। फिर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स, इससे अपॉर्चुनिटीज़ औरतों के इन्वॉल्वमेंट की बढ़ेगी डिसीजन मेकिंग में और गवर्नेंस में, खासकर रूरल एरियाज़ में। इसके अंदर पोटेंशियल है कि हम 59 मिलियन जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं बाय 2030। वाइड स्प्रेड अडॉप्शन इसका होगा, तो इससे जो है हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी पा पाएंगे। अच्छा, तो ये कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने यहाँ करी। अब हम चैलेंजेस को तो पढ़ेंगे NBIS के, लेकिन उसके पहली तरह हम आपको ये बता दें कि एक्चुअली में फंक्शनल कैटेगरीज क्या हैं NBIS की। देखिए, डिलीवर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डायरेक्टली, तो इससे क्या होगा कि जो इंजीनियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट की ज़रूरत है वो ख़त्म होगी। उसके अलावा NBIS जैसे कि वेटलैंड, रोड, पॉन्ड्स वगैरह, ये फिल्टर करेंगे पोल्यूटेंट्स को, साथ में वेस्ट एक जगह इकट्ठा करेंगे और वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी को प्रोवाइड करा जाएगा। उसके अलावा इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शन को और बढ़ाना है जिससे एफिशिएंसी बढ़े, जो मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो कम हो जाए। इसके अलावा जो है इससे रिपेरियन वेजिटेशन की वजह से क्या होगा, सॉइल स्टेबलाइज होगा, साथ में सेडिमेंटेशन कम होगा, इसलिए जो ड्रेजिंग की ज़रूरत है वो भी कम हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं ना, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट ना आ जाए, अगर कुछ भी आपको नहीं आया है, दिक्कत है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई, तो बहुत ईजिली कराऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट इंजीनियर्ड असेट्स। देखिए, इसमें क्लाइमेट इम्पैक्ट से प्रोटेक्शन, इसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री मदद कर सकती है, जो भी शैलो या रैपिडली मूविंग लैंडस्लाइड है उसको रोकने में। बेनिफिट क्या होगा वर्क फोर्स को, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्कर है वो उसकी हेल्थ बढ़िया होगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। डिलीवर मल्टीपल एडिशनल सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे सोशल बेनिफिट्स ग्लोबल टारगेट्स को पाने में, जैसे SDGs हो गए, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इसको पूरा करने में मदद करेगा। अपॉर्चुनिटीज़ का प्रमोशन होगा, औरतों का इन्वॉल्वमेंट होगा डिसीजन मेकिंग में। तो अब इसको NBIS को लाने में आखिरकार क्या दिक्कत है, चैलेंजेस क्या हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए, नॉलेज रिक्वायरमेंट,
एनबीआईएस को न्यू इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज और स्किल सेट्स की ज़रूरत है जो ट्रेडिशनल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स जो है नहीं उनके पास है ना। वो यहाँ पे ये नई नॉलेज की ज़रूरत है। रिसर्च की कमी है। रेयरली एक इंसान रिसर्च कर सकता है जो इकोसिस्टम सर्विसेज के हिसाब से भी चले, नेचर बेस्ड वैल्यूज़ को भी देखे, इनटू मॉडलिंग, कॉस्ट बेनिफिट अकाउंटिंग भी करे, और जो है इस तरीके की चीज़ें लानी है, तो ये फिर एक कमी है। लैक ऑफ रिस्क असेसमेंट, तो देखिए कोई क्रेडिबल या रोबस्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अगर नहीं है तो ये बहुत मुश्किल है कि हम रेजिलियंस को पता लगाएं, ऐसे रेजिलियंस को जो अच्छा हमें रिटर्न दे, है ना, एनबीआईएस को अडॉप्ट करने से। फिर पॉलिटिकली अनअट्रैक्टिव है। देखो कभी कभी अनअट्रैक्टिव हो सकता है पॉलिटिकली, क्यों? क्योंकि इससे प्राइवेटाइज प्रॉफिट की जो फ़ायदे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। फिर जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो एनबीआईएस हालांकि बहुत धीमा प्रोसेस सोल्यूशन है, ठीक है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फटाफट चाहते हैं कि काम हो जाए। अच्छा, अब बात आती है इंटीग्रेटिंग एनबीआईएस। तो इसमें रिसर्च समझिए, केयरफुली समझना, क्यूरेट करना, अप टू डेट, मल्टीलिंगुअल, है ना, कई लैंग्वेज में हो, पब्लिकली अवेलेबल रिसर्च हो, लाइब्रेरीज हो, डिज़ाइन स्टैंडर्ड हो, और एक केस स्टडीज़, ये बहुत ज़रूरी है। सारे देश खासकर जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, इनको ज़रूरत है कि वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अपने यहाँ लाएं एनबीआईएस को लेके। आउटकम लिंक्ड एनबीआईएस, इसमें क्या है कि एनबीआईएस मॉनिटरिंग को हमें लिंक करना है टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ग्लोबल कॉमन गोल्स। ये जो है और ज़्यादा ऊपर तक चीज़ों को ले जाएंगे। रेगुलेशन की बात करें तो इफेक्टिव लॉ लेकर आना है जिससे प्रोटेक्ट और इन्हांस करें इकोसिस्टम को, जो ज़रूरी है हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में इस एनबीआईएस के। रेटिंग सिस्टम की बात करें तो रेटिंग टूल्स एक अच्छा मार्केट सिग्नल हो सकते हैं रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए, और प्रोवाइड कर सकते हैं वेरीफाइड एग्जाम्पल एक अच्छी गुड प्रैक्टिस के। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीहा है, दैट इज़ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इंडिया के अंदर ये एक एग्जाम्पल है। ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड हो एनबीआईएस के, तो ये एक रास्ता बताएंगे किस तरीके से अच्छी आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करा सकते हो। फाइनेंसिंग इंसेंटिव, तो आप एनबीआईएस को अभी एग्जिस्टिंग जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें चल रही है ना डिलीवरी सिस्टम की, उसमें अगर आप ऐड करते हो तो इससे आप स्केल पाओगे, लॉस कम होगा, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एसिड में कम होगा, लॉस बायोडाइवर्सिटी का भी कम होगा। अब आखिरी में बात करें तो एक लॉन्ग डिज़ाइन लाइफ साइकिल, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट का, ये इंपॉर्टेंट होगा इन्वेस्टमेंट में इस रेजिलियंट के लिए, और डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज इन द डिकेड्स टू कम, आने वाले 10 सालों में काम होगा। और मान के चलिए सेम टाइम में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस को और मजबूत बनाते हैं तो ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा टू एड्रेस एग्जिस्टेंशियल रिस्क जो कि कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड है। तो अगर हम अभी से काम करेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस को लेके तो हमारा ये आगे हम इस लॉस से बच सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, है ना, ये हर साल लगभग हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं GLOF। थोड़ा ये समझिएगा। न्यूज़ में भी यूँ रहा क्योंकि सिक्किम के अंदर इस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को देखा गया। क्यों? क्योंकि सदर्न बैंक जो कि साउथ लोनक लेक का था भैया, वहाँ एकदम से ये गिरा और बस्ट हुआ और एकदम से ये GLOF दिखा। अब ये क्या होता है मैं बताती हूँ, लेकिन एक चीज़ समझिएगा। तो लाचेन चू रिवर है, और जो लाचुंग चू है ये यहाँ मिलती है, चुंगथांग में मिलती है, और ये नीचे बह कर आती है तीस्ता रिवर। इस बात को थोड़ा सा डू यू नो में जान लीजिए। खैर, अब आया जो सिक्किम के अंदर इतने अचानक से बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड आया, उसकी वजह क्या थी? देखिए सिक्किम के अंदर डिजास्टर प्राइमरली हुआ ये जो कुछ चीज़ें हैं उनकी वजह से, जैसे ग्लेशियर मेल्ट हुआ। अब गौर समझिएगा, सिक्किम का जो साउथ लोनक लेक है जो कि आपको ऐसे ग्लेशियर वाले रीजन में ही देखने को मिलती है, यहाँ पे एकदम से मेल्टिंग हुई, पिघली है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसकी वजह से लेक एकदम से पानी आया, खूब तेज पानी आ गया। अब देखो GLOF इवेंट ये क्या है? अब हुआ क्या कि जो प्रेशर और वॉल्यूम एकदम से क्रिटिकल पॉइंट पे, मान लो एकदम तेजी में पानी कहीं आ जाए, जिससे लेक, जैसे लेक यूं है, अब एकदम से ऊपर से इतनी तेज पानी आ जाए कि ये लेक जो है वो अपनी बाउंड्री से बाहर चली जाए। इससे क्या हो, बहुत तेज़ी में बह के नीचे आएगी, एक्सेसिव रेनफॉल होगा। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो क्लाउड बस्ट हो गया, बहुत पानी बरस गया, तो ये एकदम भर जाएगी ना, ठीक है। तो एकदम से भरेगी तो ये अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके बहुत तेज एकदम से उबान मारेगी, तो इससे ही बहुत तेज़ी में क्या होता है कि फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। तो एक सडन और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है जहाँ पे ग्लेशियर लेक
कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा ग्लेशियर इसमें आगे गिर जाए या कुछ भी हो सकता है ना, बर्स्ट हो जाए। बहुत सारा पानी एकदम से जो है जब छोड़ती है रॉक्स, डेब्रिस, डाउनस्ट्रीम सब एक साथ लेकर आती है, रॉक्स पॉक्स सब एकदम कूड़ा करके एकदम भड़बड़ा के नीचे आता है। तो बड़ा खतरनाक चीज़ होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। अब देखिए चुंगथंग डैम के बारे में बताएं तो जो फ्लड वाटर है ये पहुँचा तीस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर आया, जो कि आपका चुंगथंग में लोकेटेड है वाया मतलब जो आपको चुंगथंग में मिलेगा वाया ये लचेन रिवर होकर आया। एंड ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया जब ये पानी रिलीज़ हुआ फ्रॉम द चुंगथंग डैम से, जब ये रिलीज़ हुआ तो लो भैया और ये खतरनाक हो गया। तो अब ग्लेशियर लेक्स और GLOFs के बारे में मैं बताती हूँ, उसके इफेक्ट बताती हूँ। देखो ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं, ये बड़ी बड़ी बॉडीज हैं पानी की जो आपको दिखेंगी, है ना, कहाँ दिखेंगी, दैट सिट इन फ्रंट ऑफ या टॉप ऑफ या फिर नीचे बीनीथ अब मेल्टिंग ग्लेशियर। या आप नीचे आप देखोगे ना मेल्टिंग ग्लेशियर है, अब उसके ऊपर या तो जो देखिए या उसके फ्रंट पे देखोगे या टॉप पे देखोगे या उसके नीचे देखोगे, ये ग्लेशियर लेक को देखोगे बड़ी बड़ी पानी की जो है बॉडीज़, इनको मानो। अब ये बढ़ती जाती हैं और ख़तरनाक होती जाती हैं, क्यों? क्योंकि ग्लेशियर लेक मोस्टली एक मान लो कि एक अनस्टेबल आइस तो हुई या सेडिमेंट जो हुई जो लूज रॉक या डेब्रिस से बनी हुई हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जब होती है ग्लेशियर की तो इससे क्या होता है, ग्लेशियर लेक्स अपने साइज़ में बढ़ जाती हैं, पानी और बढ़ा और अपने नंबर और साइज़ में ये भी बढ़ गई। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है, ये एकदम से जब पानी भारी मात्रा में जो ग्लेशियर लेक में था, ठीक है, वो एकदम से निकल गया, रिलीज़ हो गया, यहाँ से एकदम से बहा। अब कोई भी वजह हो सकती है इसकी। तो ये अब इससे इफेक्ट क्या होता, बहुत खतरनाक होता है भैया, है ना, एकदम से फास्ट वायलेंट मूवमेंट पानी बहता है और मतलब समझ लीजिए कि इम्पैक्ट ह्यूमन की लाइफ पे ही पड़ता है, लाइवलीहुड पे, बेसिक सर्विसेज, पानी, ड्रिंकिंग वाटर की, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन की, डिस्ट्रक्शन कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हैबिटेट का, रोड का, एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, सीवेज नेटवर्क का, इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, एग्री फूड सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ और डिजास्टर आ सकते हैं, लैंडस्लाइड आ सकती है। हाँ, तो ये सब तो इफेक्ट है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा कि इंडिया के अंदर इसकी कितनी खतरनाकता है ना, वल्नरेबिलिटी इंडिया कितना जो है ये इसमें रिस्की है, समझिए। रीसेंट ICIMOD की रिपोर्ट के हिसाब से, हिंदू कुश हिमालयन जो हाई वाइस असेसमेंट रिपोर्ट है, इसके हिसाब से इन द इवेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस मान लो बढ़ा टेम्परेचर, बाय 2100 ये तो हो जाएगा, बाय 2100 इतना कुछ टेम्परेचर में बदलाव आएगा। तो भैया इतना समझ लो कि जो ग्लेशियर हैं वो 30 से 50% अपना पानी जो है वो छोड़ देंगे 2015 के लेवल के हिसाब से देखें तो। रिस्क ये है कि मोर देन 9 मिलियन लोग जो हाई माउंटेन एशिया में रहते हैं, सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस ऑफ तियांगसंग, पामेर, हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय, कीलियनसान, ये सब रिस्क में है इस ग्लेशियर लेक हाउस बर्स्ट के। और इंडिया में तो 3 बार हमने देखा है इसका, एक गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में पिछले 10 साल में देख लिया हमने, एक केदारनाथ में आई थी 2013 में, याद है कितनी खतरनाक थी, फिर चमोली में 2021 में आई, सिक्किम में 2023 में आई। हाँ, तो ये अब फ्लैश फ्लड एकदम से कैसे बाढ़ आ गई, समझो। जब एकदम से जब फ्लो बढ़ेगा स्ट्रीम्स के अंदर, पानी के अंदर बहुत तेज एकदम से पानी आ गया बहुत सारा फटाफट से, हाँ, सीजनल रिवर के अंदर एकदम से पानी आ गया, ट्रिब्यूटरीज के अंदर, तो मेन रिवर स्ट्रीम एकदम से क्या होता है कि ना एकदम हाई इंटेंसिटी रेनफॉल की वजह से लार्जली बाढ़ भगा भगा आ जाती है। क्लाउड बर्स्ट हो गया, मान लो बादल फटा तो एकदम से खूब पानी बरसने लगा छोटे से वक्त में ही, तो इससे क्लाउड बर्स्ट, हालांकि क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है ना, ये बहुत एक मुश्किल वाला काम है। रेन स्टॉर्म्स आ गए, देखिए IMD के हिसाब से रेन स्टॉर्म्स इधर सब्सटेंशियल होते हैं, बहुत एक्सट्रीम हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर समय में। फिर ह्यूमन इंड्यूस इंटरवेंशंस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस पुश टुवर्ड सेंट्रलाइज डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग टूरिज्म, जो इकनॉमी बढ़ रही है तो ये भी बहुत इफेक्ट हो रहा है, टूरिज्म तो बहुत दिक्कत रिस्क दे रहा है ना। फिर कमीशनिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, वल्नरेबल रिस्क की रीजन में आप हाइड्रो पावर लगा दे रहे हो, जब लैंडस्लाइड अदर डिजास्टर आने का रिस्क और बढ़ जा रहा है। अनसस्टेनेबल और अनप्लान इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो भैया ऐसे एरिया में जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है। अभी आप देखिए जो चारों धाम वाला बन रहा है, कितने उसको लेके लूप होल्स हैं, लेकिन नहीं। तो क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज वार्मिंग प्लैनेट की, भैया देख रहे हो ना, हम लोग इतना ग्रीन हाउस गैस, इतने पोल्यूशन कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सब पिघल जाएगा भाई। फिर आई बात फ्लड मिटिगेशन मेजर्स की,
देखो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इशू करी गाइडलाइंस कि फ्लड को मैनेज करो, और जो रूल्स हैं अलग अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसी का, उसे बताया कि तुम्हें ये काम करना है। तो एनडीएमए ने यहाँ पे गाइडलाइंस को इशू करा ऑन मैनेजमेंट ऑफ GLOFs 2020 में इशू करी थी। अर्बन फ्लडिंग 2010 में करी थी, और फ्लड मैनेजमेंट इन 2008 में करी थी। समझे? अब देखो गाइडलाइंस की बात सुनो। हजार्ड एंड रिस्क मैपिंग, कि इसमें ये क्या होता है कि भैया कैसे प्रायोरिटाइज, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को, मॉनिटर करो और रिस्क रिडक्शन करो, मिटिगेशन मेजर्स लो, अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर आओ, उसके माध्यम से करो, अवेयर करो लोगों को फटाफट, ठीक है, शॉर्ट टाइम में भी, मिडिल में भी, लॉन्गर टाइम में भी, कैपेसिटी डेवलप करो, डिजास्टर रिस्पांस के लिए तैयार रहो बढ़िया कम्युनिटी लेवल पे भी, और रिसर्च और डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है हिमालयन रीजन्स को लेके। तो ये सब गाइडलाइंस में डाला गया था। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रक्चरल मेजर्स थे कि रिजर्वायर बनाइए, डिप्रेशन, एम्बार्कमेंट, चैनलाइज करिए रिवर्स को, इम्प्रूवमेंट करिए चैनल और ड्रेनेज को, वाटरशेड मैनेजमेंट वगैरह को। फ्लड प्लेइंग जोनिंग की बात करें, एम ये था कि हम जोन्स को डिवाइड कर देंगे, है ना, और जो फ्लड से अफेक्ट होती हैं तो अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कर देंगे, यहाँ इतनी तेज आ सकता है, यहाँ फ्लड और तेज आ सकता है, यहाँ कम आ सकता है, ऐसे। और जितना भी डेवलपमेंट है कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है तो यहाँ कम डेवलपमेंट परमिसेबल है, ठीक है, परमिशन उसी हिसाब से देंगे। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या था कि एनडीएमए ने प्लान किया कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे ताकि रियल टाइम अलर्ट हम दे सकें करीब मोस्ट ऑफ 56 एट अ रिस्क, जो एट अ रिस्क ग्लेशियर लेक्स हैं इंडिया के अंदर, उसको लेके। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर गाइडलाइंस क्या है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने गाइडलाइंस को इशू करा स्लोप स्टेबिलिटी के लिए, दैट इंक्लाइंस दैट कैन विद स्टैंड मूवमेंट इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है भैया। लेकिन फिर भी ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए इन सब को इग्नोर बड़ा करा जाता है। अच्छा, क्या कदम उठा सकते हैं? रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं ना भाई, प्रॉपर रिस्क असेस करो, वल्नरेबल जो रिस्क की रीजंस है, इन्फॉर्म करो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी को, मॉनिटर करो, डेटा कलेक्ट करो कि क्या हो सकता है ना, क्या रिस्की है, लेक्स हैं, रिवर्स क्या है, अर्जेंट किसको ज़रूरत है, क्लाइमेट मिटिगेशन की बहुत ज़रूरत है। वे ऐसे एफर्ट उठाओ ना जिससे भैया कम्युनिटी प्रोटेक्ट रहेगी, भैया रिस्क और नहीं बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, इतनी टेक्नोलॉजी है, GIS सिस्टम है अपना, लिडार है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी जगह पे करो ना, रिमोट सेंसिंग करो, पता चलेगा पहले। कलेक्टिव रेजिलियंस ज़रूरी है, देखो सोशल, कल्चरल, लोकलाइज्ड नॉलेज प्रैक्टिसेस, है ना, अच्छी लोकल वार्निंग सिस्टम लेकर आइए ताकि एक कलेक्टिव रेजिलियंस हो सके। फिर ग्रीन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो रिटेंशन बेसिन्स, वेटलैंड, वेजिटेशन शील्ड, सेडिमेंट ट्रैप्स, फ्लड वॉल्स, डाइवर्जन चैनल्स, ये सब होंगे ना तो इससे जियोमॉर्फोलॉजी जो माउंटेन रिवर्स की है बढ़िया होगी। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स माउंटेन के अंदर, डैम्स, ब्रिजेस, हाईवेज के अंदर, ये सब इसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली आप कंट्रोल मेजर्स लेकर आइए। और लास्ट में एपिक रिस्पांस फ्रेमवर्क कि वर्ल्ड बैंक ने सामने एक नया पर्सपेक्टिव रखा था जिससे आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो फ्लड को, रिस्क जो सूखा होने का है, ड्रॉट का खतरा है, उसको एपिक रिस्पांस फ्रेमवर्क के द्वारा से, दैट इज इनेबल, प्लान, इन्वेस्ट, कंट्रोल। ठीक है।